माननीय अतिथियों द्वारा भगिनी निवेदिता के चित्र पर दीप प्रज्वलन पुष्पार्पण के पावन अवसर पर विद्यापीठ के छात्रों द्वारा वेद पाठ। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि धृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवैः यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मणे नमो अस्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधिभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रासिरिः अनेनादितेन होरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। सम्मानी मंच पर आसीन माननीय वक्तागणों को नमन करते हुए उपस्थित समस्त आत्मीय श्रोतागणों को भी मैं हृदय से नमन करती हूँ। विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान एवं विवेकानंद विद्यापीठ द्वारा भगिनी निवेदिता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित परिसंवाद के शुभ अवसर पर विवेकानंद विद्यापीठ के छात्रों द्वारा राजगीत का गायन।
छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना के पश्चात भगनी निवेदिता की स्तुति में भजन गायन विवेकानंद विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती अनामिका तिवारी द्वारा। जयतु भगिनी निवेदिता, देशभक्ति की हो प्रतिमान। जयतु भगिनी निवेदिता, देशभक्ति की हो प्रतिमान। भारत माता की सेवा में कर दी तुम जीवन बलिदान। जयतु भगिनी निवेदिता। विवेकानंद विजित हृदय तुम, करती भारत महिमा गान। नारी को शिक्षित करने तुम बन आई उनका वरदान। त्याग पूर्ण अति है तव जीवन, सेवा की तुम हो अभिज्ञान। भारत के आदर्शों का तुम करती रही नित्य सम्मान। जयतु भगिनी निवेदिता। इष्ट तुम्हारी भारत माता, वही तुम्हारा है नित ध्यान। करुणा पूरित है तव जीवन, दिव्य तेज से है द्युतिमान। कला साधिका उच्च कोटि की, रत तुम सदा सत्य संधान। भारत गत प्राणा निवेदिता, भारत को तुम पर अभिमान। जयतु भगिनी निवेदिता, देशभक्ति की हो प्रतिमान। भारत माता की सेवा में कर दी तुम जीवन बलिदान। कर दी तुम जीवन बलिदान। कर दी तुम जीवन बलिदान।
श्रीमती तिवारी के भावपूर्ण प्रस्तुति के पश्चात विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर को माननीय अतिथियों के परिचय के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम। विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर में आज भगिनी निवेदिता जयंती के अवसर पर परिसंवाद कार्यक्रम के लिए हम सब एकत्र हैं। इस मंच पर उपस्थित एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं माननीय डॉक्टर अरुणा पल्टा मैडम, माननीय कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग। माननीय डॉक्टर अरुणा पल्टा मैडम ने फूड एंड न्यूट्रिशन विषय में एमएससी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपको प्रोफेसर, प्राचार्य और वर्तमान कुलपति पद के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग में 42 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। आपने 17 पुस्तकों का लेखन किया है। माननीय डॉक्टर अरुणा मैडम ने नैक पीयर टीम अध्यक्ष के रूप में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के नैक एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निर्वहन की है और वे इससे जुड़ी हुई हैं। एशियन जर्नल ऑफ डेयरी एंड फूड रिसर्च की वे संपादक रहीं। उनके रेफरीड जर्नल्स में 71 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आपने देशबंधु, दैनिक भास्कर, नव भारत, हरिभूमि पत्रिका आदि दैनिक समाचार पत्रों में स्वास्थ्य और पोषण पर 500 से अधिक लेख लिखे हैं। 2008 में शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा आप सम्मानित की गई हैं। यूजीसी, सीजी कॉस्ट, एमपी कॉस्ट, यूनिसेफ, डीएसटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप फूड एंड न्यूट्रिशन से अलग अलग 8 शोध परियोजनाओं से जुड़ी रहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर 50 से अधिक पीएचडी और 100 से अधिक शोध प्रबंधों का आपने मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन किया। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राज्य पोषण नीति एवं कार्य योजना तैयार करने हेतु आपने विशेषज्ञ की भूमिका निभाई एवं छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूली बच्चों के लिए जो प्रभावशाली मिड डे मील्स योजना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बना, उसकी आप विशेषज्ञ हैं। इस मंच पर डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर, सचिव विवेकानंद विद्यापीठ एवं निदेशक विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान उपस्थित हैं। आपके प्रारंभिक वक्तव्य के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। आपने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से मनोविज्ञान अध्ययनशाला में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। आपने क्षेत्रीय अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के माननीय चेयरमैन के रूप में एवं स्वामी विवेकानंद चेयर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रूप में अपनी सेवाएं दी। इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर शंपा चौबे मैडम। आप अध्यक्ष इतिहास विभाग शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में हैं। आदरणीय डॉक्टर शंपा मैडम के 50 से अधिक संगोष्ठी एवं सेमिनार्स में पार्टिसिपेशन है। आपके 45 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपने 21 शोधार्थियों का शोध कार्य में निर्देशन किया है। आपके द्वारा 2 यूजीसी की लघु शोध परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। आपको विभिन्न क्षेत्रों में 15 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एनसीसी के क्षेत्र में डिफेंस सेक्रेटरी रिकमेंडेशन लेटर एवं गोल्ड मेडल भारत सरकार से आपको 5 बार प्राप्त हुए हैं। आपको राज्य स्तरीय 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, खेलकूद, मैनेजमेंट, स्वच्छता अभियान, रक्तदान, वीमेन एम्पावरमेंट में आपको प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़
महिला आयोग द्वारा आप पुरस्कृत हैं। नव भारत, नई दुनिया, रोटरी क्लब, वक्ता मंच द्वारा आपको प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। आप इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की आजीवन सदस्य हैं। रायपुर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस संघ रायपुर की आप आजीवन सदस्य हैं। मध्य प्रदेश इतिहास परिषद भोपाल, महाकौशल इतिहास परिषद से आप सदस्य के रूप में जुड़ी हैं। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर आप भिन्न भिन्न कार्यक्रम में लगातार पार्टिसिपेट करती हैं। इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में हमारे बीच युवा कुमारी नम्रता वर्मा उपस्थित हैं। कुमारी नम्रता, आप प्रायोजन मूलक हिंदी पत्रकारिता हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश की अध्येत्री हैं। कुमारी नम्रता हिंदी पत्रकारिता स्नातकोत्तर डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से जुड़ी हैं। स्नातक के अध्ययन में आपने बीएससी गणित, रसायन और भौतिकी विषयों के साथ हमारे रायपुर से शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। इस छोटी सी अवधि में कार्यानुभव जो आपके हैं, आप प्रसार भारती नई दिल्ली से जुड़ी हैं, आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं। आपकी विधा भाषण, तात्कालिक भाषण एवं वाद विवाद रहा। आपने राष्ट्रीय, प्रांतीय, संभाग स्तरीय एवं अन्य विशेष अवसरों पर भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, विभिन्न विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित सैकड़ों भाषण, तात्कालिक भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सहभागिता की और प्रथम स्थान की उपलब्धि आपके साथ हमेशा रही। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी भाषण प्रतियोगिता, भारतीय छात्र संसद पुणे में शीर्ष वक्ता के रूप में प्रस्तुति एवं सम्मान, काशी तमिल संगमम में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने उस वक्तव्य में अपनी उपस्थिति दी और उसे सराहा। राजभवन छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित संविधान दिवस भाषण प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान अर्जित किया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की प्रतियोगिता में भी आप द्वितीय स्थान पर रहीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव संस्कृति महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय भाषण में प्रथम। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय भाषण में द्वितीय एवं मध्य क्षेत्रीय तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता की विद्या भारती द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में आप प्रथम स्थान पर रहीं। प्रांतीय तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता प्रथम। राज्य स्तरीय यूथ फॉर एकात्मता प्रतियोगिता में द्वितीय छत्तीसगढ़ शासन के आयोजन में एवं मतदाता जागरूकता वाद विवाद में प्रथम। युवा उत्सव भाषण वाद विवाद में प्रथम। राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित प्रथम एवं प्रांतीय स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर। और सबसे महत्वपूर्ण रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम द्वारा आयोजित विविध वक्तृत्व स्पर्धाओं में आपने सदैव प्रथम स्थान स्वशक्ति सम्मान 2019 में प्राप्त किया। इस मंच पर आदरणीय श्री एच.डी. प्रसाद प्राचार्य, विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर एवं आदरणीय प्रोफेसर रश्मि पटेल मैडम प्राचार्य, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रायपुर भी उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा मैम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें।
स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पटेल से अनुरोध करती हूं कि वो प्रोफेसर डॉक्टर शंपा चौबे मैम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मैं विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य डॉक्टर हिरण्यदेव प्रसाद से अनुरोध करती हूं कि वे कुमारी नम्रता वर्मा का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आज के परिसंवाद का विषय भगिनी निवेदिता का जीवन और दर्शन पर संस्था के सचिव आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को प्रारंभिक वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूं। कार्यक्रम की माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुणा पलटा मैडम, आदरणीय डॉक्टर शंपा चौबे, आदरणीय कुमारी नम्रता वर्मा, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल, विवेकानंद विद्यापीठ आवासीय विद्यालय के प्राचार्य श्री HD प्रसाद जी, उपस्थित देवियों सज्जनों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम सब लोग भगिनी निवेदिता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस परिसंवाद में उनके जीवन और दर्शन पर चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही आकर्षक और प्रेरणादायक उनका जीवन रहा है। जब हम उनके जीवन पर विचार करते हैं, उनके व्यक्तित्व की सम्मोहकता से अभिभूत हो जाते हैं। उनकी गुरु भक्ति, उनका भारत के प्रति प्रेम, उनकी तेजस्विता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी कर्तव्यपरायणता और सर्वोपरि मानव कल्याण के प्रति उनके हृदय में अप्रतिम भावना, ये सभी गुण उनके व्यक्तित्व में परमोत्कर्ष के रूप में हमारे सामने आता है। उसके जन्म के संबंध में आप जानते हैं, 28 अक्टूबर 1867 को उनका आयरलैंड के एक डाक बैगन गांव में उनका जन्म हुआ। एक छोटे से शहर में उनका जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। उनके बचपन के विकास की कहानी भी बड़ी रोचक है, पर समय सीमा को ध्यान करते हुए हम सीधा उनके विंबलडन के जीवन में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर वह एक विद्यालय का संचालन कर रही थी। एक अच्छी शिक्षिका के रूप में, एक अच्छे शिक्षा शास्त्री के रूप में उसका बहुत अच्छा नाम था। शिक्षा के क्षेत्र में वो नवाचार कर रही थी और काफ़ी प्रसिद्धि उसकी हो गई थी।
बचपन उनका धार्मिक वातावरण में बीता और इसलिए धार्मिक जीवन का प्रभाव उनके जीवन भर रहा। वह नियमित रूप से चर्च जाती, चर्च के नैतिक नियमों का पालन करती, पर चर्च का उसका यह जो जीवन है वह उनके जीवन में पूरी शांति उनको नहीं दे पा रहा था। एक अशांति का अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सत्य के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति उसे अब तक नहीं हुई है। वह सत्य के वास्तविक तत्व को जानना चाहती थी और किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उसे सत्य की अनुभूति करा सके, और उन्हें यह तब अवसर मिला जब वो पहली बार स्वामी विवेकानंद से मिली। वह नवंबर 1895 का समय था। स्वामी विवेकानंद, इसके पहले आप सभी जानते हैं, शिकागो की धर्म महासभा में जो 11 सितंबर 1893 को संपन्न हुई, जिसका उद्घाटन हुआ, और अपने प्रथम वक्तव्य में ही उन्होंने धर्म महासभा में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब हासिल कर लिया। अमेरिका में तो स्वामी विवेकानंद के भाषणों की धूम मच गई। लोग मंत्रमुग्ध होकर उनका भाषण सुन रहे थे। जगह जगह उनके वक्तव्य आयोजित किए जाते रहे थे और वे एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। इंग्लैंड से भी उनके वक्तव्य का निमंत्रण उनको मिल रहा था और इसी सिलसिले में वे लंदन में आए थे। लंदन में भी स्वामी विवेकानंद के बहुत से वक्तव्य हुए। लोगों ने उनके वक्तव्य को मंत्रमुग्ध होकर सुना। लोगों को लगा कि यह व्यक्ति केवल बातों का धनी नहीं है, यह व्यक्ति केवल वक्तृता शक्ति का धनी नहीं है, इस व्यक्ति के पास केवल बौद्धिक प्रतिभा मात्र नहीं है। लोगों ने अनुभव किया कि इस व्यक्ति को सत्य की साक्षात अनुभूति हो गई है, जिसके कारण उनके शब्दों में इतनी प्रेरणा भरी रहती है, उनके शब्दों में इतना आकर्षण भरा रहता है। लोग अत्यंत प्रभावित हुए और फिर लंदन की एक सुप्रसिद्ध महिला लेडी मार्गेसन उनको अपने घर में आमंत्रित करती हैं। अपने घर में आमंत्रित करती हैं ताकि वे धर्मों के कुछ रहस्य को समझ सकें। उसके मन में धार्मिक जीवन के प्रति, धर्म के प्रति संदेह था। वह स्वामी विवेकानंद को अपने घर में आमंत्रित करती है और फिर शहर के कुछ प्रतिभाशाली लोगों को अपने घर में आमंत्रित करती है। और इसी क्रम में वह मार्गरेट मिस नोबल, जो बाद में भगिनी निवेदिता बनी, उसको भी आमंत्रित करती है। मार्गरेट नोबल की आयु उस समय बहुत अधिक नहीं थी, 30 वर्षों से भी कम उसकी आयु थी, पर नगर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उसका बहुत नाम हो गया था। वह एक कुशल वक्ता के रूप में जानी जाती थी, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री के रूप में वो जानी जाती थी। वह उस सीसेम क्लब की सदस्य थी जिसमें बर्नार्ड शाह जैसे बहुत से विद्वानों के वक्तव्य होते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को वहाँ सुना और इसके बाद लंदन में बहुत से स्वामी विवेकानंद के वक्तव्य हुए। उन सब वक्तव्यों में मार्गरेट नोबल उपस्थित रही, प्रश्नोत्तर हुए और सारे प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी ने बहुत सटीक, बुद्धिपूर्वक, युक्तिपूर्वक दिया। यद्यपि अपने आलोचनात्मक स्वभाव के कारण वह कुछ बिंदुओं पर स्वामी विवेकानंद से सहमत नहीं हो पाई, पर स्वामी विवेकानंद की वक्रता, शास्त्रों के प्रति उसका ज्ञान, उनकी जीवन के प्रति स्पष्टता, उनकी सत्यनिष्ठा, इन सब से वह अतिशय प्रभावित हुई और उसको ऐसा लगने लगा यही तो वह व्यक्ति है जो मुझे सत्य की उपलब्धि करा दे सकता है। उसे लगने लगा यही तो वह व्यक्ति है जिसकी तलाश वह इतने दिनों से कर रही है। और फिर स्वामी विवेकानंद के प्रति समर्पित होने का उसने अपना निश्चय किया। और इधर स्वामी विवेकानंद निवेदिता से मिलते हुए भी उससे बहुत प्रभावित हुए। निवेदिता की बौद्धिक क्षमता, उनकी स्पष्टवादिता और फिर उनकी मानसिक दृढ़ता और फिर समग्र मानव समाज के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता, इन सब बातों ने स्वामी विवेकानंद को बहुत प्रभावित किया। और एक अवसर पर स्वामी विवेकानंद ने कहा,
कि निवेदिता, ये मार्गरेट नोबल भारत में नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार में काफ़ी सहयोग दे सकती है। यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने यह नहीं बताया कि नारी शिक्षा के संबंध में भारत में उसकी क्या योजनाएं हैं और निवेदिता को, मार्गरेट नोबल को उसमें क्या योगदान देना है, पर मार्गरेट मिस नोबल ने यह निश्चय कर लिया कि वे स्वामी विवेकानंद के कार्यों में सहयोग देंगे। स्वामी विवेकानंद भारत आए, भारत की अवस्था से तो वे बड़े दुखी थे और भारत की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण वे मानते थे कि नारियों में शिक्षा का अभाव था। अरे जिस देश की 50% जनता शिक्षित नहीं हो, वह देश कैसे विकास कर सकता है? शिक्षा का विकास वे बहुत आवश्यक मानते थे और इसलिए इन्होंने निवेदिता को उसके लिए बड़ा योग्य समझा। निवेदिता का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत के विकास में और विशेषकर नारी शिक्षा के विकास में तुम्हारा एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज भारत में नारी शिक्षा के विकास के लिए, नारियों के विकास के लिए एक पुरुष की अपेक्षा एक नारी की आवश्यकता है, एक वीर नारी की आवश्यकता है, एक सिंहनी नारी की आवश्यकता है। भारत माता अभी ऐसे महिषी नारी को जन्म नहीं दे पा रही है, इसलिए मुझे दूसरे देश से उधार लेना पड़ेगा। तुम वैसी ही हो जिसकी आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद का आह्वान सुनकर निवेदिता मार्गरेट नोबल भारत चली आई, कलकत्ते में आई। पहले तो उसको बड़ी निराशा हुई। कलकत्ते में देखा कि लोग कैसे दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, गंदी सड़कें हैं, छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, अशिक्षा है, लोग रोगों से ग्रस्त हैं। बड़ी दुखी हुई, पर स्वामी विवेकानंद के साथ रहते रहते स्वामी विवेकानंद ने बतला दिया, उसे सिखा दिया कि भले ही भारत अशिक्षित दिखाई दे रहा हो, भले ही भारत गरीब दिखाई दे रहा हो, फिर अशिक्षा और गरीबी के पीछे भारत का दिव्य ज्ञान से सारे विश्व को आलोकित कर देने वाली शक्ति भारत में विद्यमान है। एक विश्व गुरु बनने की क्षमता रखने वाला भारत भले ही आज गरीब दिखाई दे रहा हो, पर भारत अपने आप में कांतिमान है, दिव्यमान है। और जब भारत का ऐसा रूप भगिनी निवेदिता ने देखा, वह मुग्ध हो गई और फिर स्वामी विवेकानंद के प्रति उन्होंने अपना समर्पण कर दिया। 25 मार्च 1898 को स्वामी विवेकानंद ने उन्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी और उसका नाम निवेदिता रखा। नारी शिक्षा के लिए यंत्र मानो निवेदिता को स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। कथा लंबी है। निवेदिता ने एक विद्यालय खोला नारी शिक्षा के लिए कलकत्ते के बोसपारा लेन में। पहले तो बहुत उसको चिंता हुई, कोई भेजता नहीं था, वो तो विदेश से आई थी, उसको म्लेच्छ समझते थे, घर में घुसने नहीं देते थे। घर में घुस जाती थी तो बाहर निकलने के बाद घर में गंगा जल से छिड़कते थे, सर्वत्र उसको अपमान मिलता था। कोई अपनी बच्चियों को भेजने के लिए तैयार नहीं होता था, उनको लगता था कि हमारे बच्चियों का धर्म भ्रष्ट कर देंगी। पर निवेदिता, वो तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक कविता में लिखा, हिंदी उसका अनुवाद है, भले क्षीण हो नेत्र ज्योति या हृत कंपन हो धीमा, भले मित्र हो शत्रु प्रेम की छलना की हो सीमा, भले भाग्य भेजे जीवन में अभिशापों की आंधी, थाह न पाए किसने जग में राह हमारी बांधी। बढ़े चलो हाँ बढ़े चलो मत दाएं बाएं रुकना, तुम हो अजर अमर सनातन ध्येय न भूलो अपना। निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी, उसने ध्येय नहीं भूला, लगातार लगी रही, अपमान को सहते हुए, तिरस्कार को सहते हुए अपने पथ से विचलित नहीं हुई और फिर धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। लोग अपनी बच्चियों को वहाँ भेजने लगे और विद्यालय बहुत अच्छे से संचालित होने लगा। और वो एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पूरा भारत भाव था, राष्ट्रीय भाव था, वेशभूषा में, पाठ्यक्रम में, सब में राष्ट्रीय भाव था। प्रतिदिन वंदे मातरम का गान वहाँ हुआ करता था। तो ऐसा निवेदिता ने अपने जीवन के माध्यम से एक आदर्श प्रस्तुत किया। देखिए,
निवेदिता को कोई भी समझने का प्रयास स्वामी विवेकानंद को ही समझने का प्रयास है। और यह जो प्रयास है वह भारत के आध्यात्मिक, भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को समझने का प्रयास है। भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास अथाह समुद्र के समान गहरा है। उसकी थाह पाना बहुत कठिन है, केवल उसकी गहराई का ही अनुभव किया जा सकता है। निवेदिता को जन्म से ही मानो भारत के लिए समर्पित किए जाने की तैयारी की जा रही थी। जैसे वृक्ष का सर्वोत्कृष्ट जो फल है वह देवता की सेवा में अर्पित किया जाता है, उसी प्रकार आयरलैंड का जो सर्वोत्कृष्ट फल है वह भारत माता की सेवा के लिए समर्पित किया गया। प्रारंभ से ही उसके शिक्षण कार्य में रुचि थी और उसका यह जो शिक्षण कार्य है भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। नारी शिक्षा के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान है और नारी शिक्षा के विकास में भारत में निवेदिता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसे निवेदिता के यदि आयामों की चर्चा करें, उसके अवदानों की चर्चा करें, तो निवेदिता का जो अवदान है वो तो बहुआयामी है। निवेदिता ने रोगियों की सेवा की, वस्त्रहीनों को उन्होंने वस्त्र प्रदान किया, दुखितों के दुख को निवेदिता ने दूर किया। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने भारतीय विचारधारा को समन्वित करने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, इतिहास, मानविकी, कला, संगीत, इन सब में भारतीय आदर्शों को जोड़ने की चेष्टा भगिनी निवेदिता ने की। भारतीय कला को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास निवेदिता को जाता है और भारतीय कलाकारों को उन्होंने भारतीय आदर्शों को लेकर कला सृजन करने की प्रेरणा दी। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को प्रोत्साहित करने में भगिनी निवेदिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। ढीले पड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को उन्होंने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वनों के संरक्षण के लिए मानो उन्होंने एक महान अभियान चलाया था और इस प्रकार अपने कार्यों के माध्यम से भारतवासियों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने की चेष्टा उन्होंने की। भगिनी निवेदिता बिजली की कड़क की भांति वे इस देश में आई। यहाँ आई, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सुना, उन सब को उसने भारतीयता के आलोक में देखा। पैट्रिक गद्देश के साथ उसका जो सहयोग था वह भारत के लिए था। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उनकी जो बैठकें थी वो भारत के लिए थी। उनकी अल्पकालिक हिमालय की जो यात्रा थी वो भारत के लिए थी। अंग्रेजों के साथ उनकी जो वार्ताएं थी भारत के लिए थी। निर्धन, गरीबों और पीड़ितों के प्रति उसकी जो संवेदनाएं थी वो भारत के लिए ही थी। अपने गुरु के चरणों में बैठकर निवेदिता ने केवल भारत का कल्याण ही सीखा था। उनके गुरु ने कहा था, ऐ वीर साहस का अवलंबन करो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। अनाथ भारतवासी, दलिद्र भारतवासी, चमार भारतवासी, चांडाल भारतवासी सभी मेरे भाई हैं। भाई कहो कि भारत मेरे प्राण हैं, भारत की देवी देवियां मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरे जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई कहो कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। इन भावों को निवेदिता ने अपने जीवन में पूरी तरह से साकार किया और वो सही अर्थों में भारतगत प्राणा हो गई। मैं अपने वक्तव्य का समापन स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित एक कविता से करूँगा। इस कविता को स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता के लिए आशीर्वाद स्वरूप लिखा था और इस कविता में स्वामी विवेकानंद का भगिनी निवेदिता के प्रति निश्चल प्रेम, उसके मंगलमय जीवन की कामना और स्वर्णिम जीवन की अभिलाषा सब के सब एक साथ साकार हुई है। कविता अंग्रेजी में है
उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बोल रहा हूं। माँ का हृदय वीर की दृढ़ता, मलय प्रवन की मधुता, ज्वलंत आर्यवेदी की पावन शक्ति और मोहकता, ये सब वैभव और अन्य जो जन के स्वप्न बने हों, तुम्हें सकल वे सभी प्राप्य हो, निश्चल भाव सने हो। भारत के भावी पुत्रों की गूंजे तुम में वाणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी। मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी। यह जो भाव है वह भगिनी निवेदिता के जीवन में पूरी तरह से साकार हुआ। वो सही अर्थों में विवेकानंद गत प्राणा हुई, वे सही अर्थों में भारत गत प्राणा हुई। तो ऐसे महेशी नारी को आज के इस अवसर पर प्रणति विज्ञापित करते हुए मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अध्येत्री कुमारी नम्रता वर्मा को मैं वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। अवतार वरिष्ठ श्री ठाकुर, शिष्य वत्सला श्री मां शारदा, युवा चेतना के जाज्वल्यमान प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी के पुण्य चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा को ज्ञान एवं आध्यात्म की धारा से आप्लावित करने वाले महनीय सन्यासी पूज्यपाद स्वामी आत्मानंद जी महाराज का पुण्य स्मरण करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। भगिनी निवेदिता की जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस परिसंवाद कार्यक्रम की आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय विशिष्ट वक्ता महोदया, विवेकानंद विद्यापीठ एवं मानव प्रकर्ष संस्थान के सचिव श्रद्धेय वर्मा सर, विवेकानंद आवासीय विद्यालय के प्राचार्य महोदय, बीएड कॉलेज की आचार्य आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्रबुद्ध श्रोतागण, मातृशक्तियों, युवा साथियों, प्रिय छात्राओं एवं छात्रों, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। सर के वक्तव्य ने इतनी समग्रता से भगिनी निवेदिता के जीवन को प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने जिस पायदान पर अपना वक्तव्य को विराम दिया है, मैं उसी कविता को एक बार पुनः दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने निवेदिता को उसी कविता के माध्यम से सबसे पहले पढ़ा था। माँ का हृदय वीर की दृढ़ता, मलय पवन की मधुता, ज्वलंत आर्यवेद की पावन शक्ति और मोहकता, और वे सब जो अन्य जन के स्वप्न बने हो, तुम्हें सहज ही आज प्राप्य हो, निश्चल भाव सने हो। भारत के भावी पुत्रों की गूंजे तुम में वाणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमयी कल्याणी, मंगलमयी कल्याणी। स्वामी जी के इस आशीर्वाद का शब्दशः निवेदिता के जीवन में स्वामी जी का आशीर्वाद फलित हुआ। उन्होंने अपने गुरुदेव के आदर्शों के अनुरूप ही स्वयं के जीवन को रूपायित कर लिया। सुदूर आयरलैंड में जन्मी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल से श्री मां की खूखी, विवेकानंद की मानस कन्या और लोक माता बनने तक की यात्रा अत्यंत प्रेरणास्पद है। भगिनी निवेदिता की जीवन यात्रा का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि एक धार्मिक प्रभाव वाले वातावरण में वे बड़ी हुई। अनुशासित विद्यालयीन जीवन की यात्रा थी उनकी, लेकिन इन सब के बावजूद उनका विकास एक स्वतंत्र चेतना वाली महिला के रूप में हुआ। उन्होंने शास्त्रों में या ग्रंथों में उल्लेखित किसी भी प्रथा या परंपरा का अनुसरण सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वह उल्लेखित है, वह अपनी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर उसे कसती और उपयुक्त पाने पर ही उसे स्वीकार करती। एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की धनी महिला के रूप में भगिनी निवेदिता का विकास होता है। विद्यालयीन शिक्षा उनकी पूर्ण हो जाती है। शिक्षिका, समाज सेविका, लेखिका के रूप में वे ख्याति प्राप्त करती हैं, लेकिन भीतर सत्य के संधान की आकुलता उनके भीतर सदैव बनी रहती है, और यही आकुलता उन्हें विश्व वंद्य विवेकानंद से मिलवाती है। स्वामी जी से मिलकर उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है।
स्वामी जी के आदर्शों के लिए, स्वामी जी का भारतीय समाज के प्रति जो प्रेम था, अपना जीवन अपने जीवन का सर्वस्व स्वामी जी को समर्पित करने के लिए वे भारत आ जाती हैं। जनवरी 1898 में निवेदिता का भारत आगमन होता है। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वामी जी मार्च के महीने में एक प्रबुद्ध समाज के समक्ष निवेदिता को प्रस्तुत करते हैं। निवेदिता भाषण देती है, प्रबुद्ध समाज उन्हें स्वीकार करता है, सुनता है। लेकिन निवेदिता अपनी डायरी में जिस दिन को सर्वाधिक सौभाग्यशाली दिन लिखती है वह है 17 मार्च का, जिस दिन वो श्री मां शारदा से मिलती है। श्री मां, स्वामी जी श्री मां के पास निवेदिता को भेजते हुए सशंकित थे। निवेदिता श्वेतांगिनी है, श्री मां कलकत्ता के और तत्कालीन बंग समाज के आचार व्यवहारों का अनुपालन करती हैं। क्या मां निवेदिता को स्वीकार करेंगी? यह संशय स्वामी जी के मन में भी था। लेकिन मां, जिनके समक्ष जाति भेद, राष्ट्र भेद, वर्ग भेद कुछ नहीं होता, मां जो दुनिया के किसी भी कोने से आए हुए संतान को उन्मुक्त हृदय से, स्नेह से स्वीकार कर लेती हैं, उन्होंने निवेदिता को भी बाहें फैलाकर स्वीकार किया। कुमारी मार्गरेट नोबल अब बन गई थी श्री मां की खूखी, श्री मां की प्यारी बिटिया। यह सिर्फ श्री मां द्वारा स्वीकार्य नहीं था, बल्कि तत्कालीन बंग समाज द्वारा पूर्णतः स्वीकार था। निवेदिता आनंदित हो गई, उल्लासित हो गई, और वे लौटकर अपने प्रिय आचार्य देव, अपने गुरुदेव को जब उन्होंने यह खबर सुनाई तो स्वामी जी भी हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपार संतोष व्यक्त किया। वे आश्वस्त हो गए कि अब भारत में निवेदिता का कार्यक्षेत्र, उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। निवेदिता का कार्यक्षेत्र, निवेदिता के कार्यों पर हम जब विचार करते हैं तो मैं समझती हूं, मेरा अपना विश्वास है कि कलकत्ता में उस समय जो उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए कार्य किया वह अभूतपूर्व कार्य था। कलकत्ता तत्कालीन समाज में जब स्त्रियों को घर की चौखट लांघने की अनुमति नहीं थी, उस समय यह आह्वान करना कि आइए हम महिलाओं को साथ मिलकर सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे, यह साहसपूर्ण कार्य था। और मेरा अपना विश्वास है, मेरी अपनी समझ है कि आज सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक जगत के कार्यक्रमों में जो हम स्त्रियों की अत्यधिक प्रतिभागिता देखते हैं, जो उनकी प्रतिभागिता की उज्जवल छवि देखते हैं, वह निवेदिता जैसी संकल्पशाली, निष्ठावान जननेत्री द्वारा किए गए कार्यों का ही प्रतिफल है। शिक्षा के लिए उनके विद्यालयीन जीवन, जो उन्होंने विद्यालय प्रारंभ किया था, जब उसके संबंध में मैं पढ़ रही थी तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। निवेदिता के भीतर स्वामी जी ने भारत बोध दृढ़ कर लिया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ठीक कहते हैं कि जब निवेदिता कहती हमारे लोग, अपने लोग, तो वह भाव इतना गहन होता कि लगता कि वास्तव में वे अपने देशवासियों को ही संबोधित कर रही हैं, जिन्हें वे अत्यंत प्रेम करती हैं। निवेदिता ने अपनी छात्राओं से एक दिन पूछा कि अच्छा बताओ, भारत की महारानी कौन है? छात्राओं ने उत्तर दिया, भारत की महारानी विक्टोरिया है। निवेदिता के चेहरे के हाव भाव बदल गए, वे कुछ असंतुष्ट सी प्रतीत हुई और उन्होंने कहा, नहीं, भारत की महारानी है त्याग, शुचिता की मूर्ति, राम दयिता सीता। और उन्होंने कहा कि स्मरण रहे कि तुम्हारी महारानी है, हम सब की जगत जननी है सीता। इस तरह भारतीय आदर्शों की प्रतिष्ठा वे अपने छात्राओं के मन में करना चाहती थी और वे इस कार्य में सफल भी हुई। इसी तरह एक बार उन्हें नागपुर आमंत्रित किया गया, विजयादशमी का अवसर था और वहां पर वे पुरस्कार वितरण समारोह में बुलाई गई, वक्तव्य हेतु बुलाई गई। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह पुरस्कार वितरण क्रिकेट के लिए दिया जा रहा है तो वे असंतुष्ट हो गई, रुष्ट हो गई और छात्रों को बिल्कुल फटकारते हुए कहा कि मैंने सोचा था कि विजयादशमी के अवसर पर मुझे शस्त्र चलाते कुछ छात्र दिखेंगे, लेकिन आप एक आंग्ल देश के खेल को, विजयादशमी के दिन उस खेल को खेल रहे हैं। इन सब प्रसंगों को बताने का उद्देश्य इतना है कि एक सुदूर देश से आई हुई महिला, उनके मन में भारतीय परंपरा, रीतियों और मूल्यों के प्रति ऐसा आग्रह था, वे उनके कण कण में इस तरह समाहित हो गया था कि वे भारतीय जनमानस के भीतर भी उस चेतना का प्रसार करना चाहती थी। निवेदिता और सुब्रमण्यम भारती की मुलाकात मुझे याद आती है। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के जीवन पर भी निवेदिता का अद्भुत प्रभाव रहा है।
एक बार सुब्रमण्यम भारती कलकत्ता आए, वे एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अधिवेशन में आए थे और वो निवेदिता से मिले। निवेदिता ने उनसे भेंट की, उनसे बातचीत की और जब उन्हें ये पता चला कि सुब्रमण्यम भारती विवाहित हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अपनी पत्नी को संग क्यों नहीं लाए। भारती जी ने तत्कालीन प्रथा के अनुसार उत्तर दिया कि हमारे यहाँ बौद्धिक कार्यक्रमों में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। ये 1898 उसके बाद की बात है। निवेदिता कही कि नहीं, अर्धांग विकसित होने से पूर्ण विकास नहीं होता। और भारती जी को तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने निवेदिता के समक्ष कहा कि माते, हमसे यह भूल हुई है। और उसके बाद वो स्वयं लिखते हैं कि वे जहां जाते अपनी पत्नी को संग लेकर जाते, बौद्धिक कार्यक्रमों में भी और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी। सुब्रमण्यम भारती जी ने अपनी 2 कविताएं निवेदिता को समर्पित की है। इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने वाले असंख्य जननायकों की निवेदिता प्रेरणा स्रोत रही हैं। मुझे अभी हम कुछ वर्षों पहले हमने कोरोना की महामारी देखी है। ऐसी ही एक महामारी आई थी 1898 में, प्लेग की महामारी कोलकाता में। उस समय स्वामी जी के आह्वान पर और स्वामी जी के आदेश पर निवेदिता दल बदल सहित कोलकाता की गलियों में जा जाकर रोगियों की सेवा और शुश्रूषा करती। एक दिन की बात है, वे लौट रही थी और उन्होंने देखा कि जिस बोसपारा लेन में वे रहती थी वहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है। 3-4 बार कहने के बावजूद भी स्थानीय निवासियों ने उसे साफ नहीं किया था। वे रुकी नहीं और झाड़ू लेकर उस कूड़े के ढेर को हटाने चली गई। ऐसा देख करके आसपास की स्थानीय महिलाएं और युवक लज्जित हुए। उन्होंने दौड़कर निवेदिता के हाथ से वो झाड़ू छीन लिया और स्वयं साफ करने लगे। इस तरह वो सिर्फ कहती नहीं थी बल्कि अपने कृत्यों द्वारा लोगों के भीतर सेवा भाव और उत्तरदायित्व के बीज रोपित कर देती थी। यह निवेदिता का वैशिष्ट्य था। निवेदिता के जीवन पर विचार करते हुए कला का उनका अवदान महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिल्प और कला के संबंध में उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किया वह अद्भुत है। इसके साथ चूंकि यह परिसंवाद का कार्यक्रम है और जब मैं निवेदिता को एक संवादी की भूमिका में सोचती हूँ, जब मैं ये सोचती हूँ कि वे एक संवादी की भूमिका में कैसी हैं, तो मैं पाती हूँ कि एक संवादी के रूप में अपने साहित्य, अपने आलेख, अपने वक्तव्यों के माध्यम से उन्होंने भारत के जन जन में राष्ट्रीयता का, चेतना का प्रसार किया। स्वामी जी की कविता बिल्कुल ठीक है, वे मात्र हृदया थी, मां के समान अत्यंत कोमल हृदया थी, लेकिन ठीक उसी समय पर उनमें निर्भीकता भी थी, उत्साह भी था। वे कार्य करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतर पड़ती थी। और निवेदिता के जीवन से एक जो बहुत बड़ी शिक्षा हम सब प्राप्त करते हैं वो ये है कि किसी सर्वोच्च आदर्श के प्रति जब वे अपना समर्पण करती हैं तो प्राणपण से समर्पण करती हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति जब वो कार्य क्षेत्र में उतरती हैं तो पूरी निष्ठा से उतरती हैं और अपने गुरुदेव के जिस आदर्श को उन्होंने हृदय में धारण किया था, आजीवन अंत तक, अपनी आखिरी श्वास तक उन्होंने वह बनाए रखा, उन्होंने वह सहेजा संवारा और उसका इतना विस्तार किया कि आज हम निवेदिता पर बातचीत कर रहे हैं। अल्मोड़ा में निवेदिता का देहावसान हुआ और उनकी समाधि पर लिखा है, भगनी निवेदिता यहाँ विश्राम कर रही हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र को, भारत को समर्पित कर दिया है। विचार अभिव्यक्ति के इस अवसर के लिए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और यह विश्वास करती हूँ कि जो प्रिय छात्र ऊपर बैठे हैं, जो छात्र छात्राएं हमारे सामने बैठी हुई हैं, हम सब निवेदिता के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करेंगे, उन्हें पुनः पुनः पढ़ेंगे, गुनेंगे और वह उनके जीवन का वह शिक्षा जो हमारे लिए हमें उपयुक्त लगती है उन्हें आचरित करेंगे। श्री मां की खूखी रामकृष्ण विवेकानंद की निवेदिता को प्रणाम करती हूँ। पुनर्अभिवादन आप सबका मेरा नमन। और अंत करती हूँ, निवेदिता चूंकि भारत से अत्यंत प्रेम करती थी तो मुझे एक कविता याद आ रही है, उसकी 4 पंक्तियां याद आ रही है कि हे मातृभूमि तेरी जय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो। भारत माता की जय,
पुनरअभिवादन आप सबका मेरा नमन। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी नम्रता वर्मा। कुमारी नम्रता वर्मा के ओजस्वी भाषण के पश्चात मैं प्रोफेसर डॉक्टर शंपा चौबे मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने वक्तव्य के लिए। सभी को नमन। मंच पर आसीन आज के अध्यक्ष के रूप में शोभा बढ़ा रही हैं हमारी माननीय कुलपति महोदया डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, सचिव विवेकानंद विद्यापीठ, नम्रता वर्मा, प्राचार्य रश्मि पटेल मैडम और प्राचार्य HD प्रसाद। इस सभा भवन में उपस्थित सभी दिव्यजन, मैं सबका अभिवादन करती हूँ। मेरी प्रिय, मुझे प्रेरित करने वाली एक ऐसी महिला जिन्हें हम जानते हैं मार्गरेट नोबल और निवेदिता के रूप में, एक ऐसी संपूर्णता लिए हुए एक ऐसी नारी, जितना देखें, जितना दूर तक देखें, उनकी दूरदर्शिता आज का विषय ही है। सिस्टर निवेदिता एवं उनका जीवन दर्शन या उनका दर्शन। मैंने निवेदिता को अभी अभी वर्तमान में ऐसा पाया कि उन्होंने तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ उस समय ही कर दिया था जब 1800 से 19वीं शताब्दी की ओर हम पग बढ़ा रहे थे। नारी शिक्षा पर तो उन्होंने तब भी मैंने आगे उसको भी बढ़ा दिया था जब हम बहुत पहले प्राचीन समय से नारी के अशिक्षित होने, कम शिक्षा ग्रहण करने की बात कह रहे थे। ऐसी निवेदिता की चर्चा करने का अवसर ईश्वर ने मुझे दिया। इस समय को मैं धन्यवाद देती हूँ और आप आज निवेदिता से कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि आपके सामने अभी तक जो संभाषण हुए उन भाषणों में निवेदिता ने आपको भरपूर प्रेरित किया ही होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलिए मिलते हैं निवेदिता से। लाते हैं आयरलैंड से एक ऐसी महिला को, 17 वर्षीय है परंतु शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी पग जमा चुकी है। दुनिया उनके नाम से परिचित हो ही चुका है और लेखनी उनकी या कलम चलाती हैं तो लेखन इस तरीके से लिखा जाता है कि लोग उसे देखे, पढ़े और सीखे बिना रुक नहीं पाते। ऐसी है निवेदिता। अपने ही 17 वर्षीय, हम भी 17 वर्ष के थे तब हम बच्चे ही थे। भारत में शिक्षा ग्रहण करने, भारत में माता पिता बच्चों को बढ़ाने में बहुत दिनों तक बच्चा ही छोड़ देते हैं। हम बहुत दिनों तक अपने बड़े बेटे को अभी तक बच्चा ही समझते हैं। कहने का मतलब है कि निवेदिता ने नवाचार उस समय ला दिया जबकि नवाचार की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकता के पुट को संग संग लेते हुए उन्होंने पारंपरिक शिक्षा के साथ में वह शिक्षा देना आरंभ किया जिससे कि दिमाग अपने आप कार्य करना शुरू करे। केवल हम अक्षरों में न रह जाए, केवल हम पुस्तकों में न रह जाए, पुस्तक से आगे बढ़कर झांकने, ताकने और प्राप्त करने का नाम ही तो शिक्षा है। शिक्षा वही है ना जो आपको समझ दे, शिक्षा वही है ना जो आपको बताए कि किस तरीके से आप सोचें, समझें। जो आपने पढ़ा उसे आप कैसे समझें। निवेदिता से ये सीख सकते हैं, निवेदिता ने यही सिखाया। फिर याद करूंगी उस महापुरुष को जो रामकृष्ण परमहंस हैं। अपने आप रामकृष्ण परमहंस का नाम लेते ही 3 और भी सितारे बिल्कुल अपने आप सामने आ जाते हैं। जी हाँ, विवेकानंद, माँ शारदा और मानस पुत्री निवेदिता आते हैं ना। मैं आपको दिखा पा रही हूं, देखा ना आपने कि केवल एक रामकृष्ण परमहंस है और तीनों उनके साथ इस तरीके से आ जाते हैं जो अपने अपने आप में महान। ऐसे महान धरती पर जन्म लेने वाले तो 3 ही थे और एक ऐसी सिंहनी को उधार में विवेकानंद लेकर आए थे, यह कहकर कि मेरे इस भारत वर्ष में माताएं ऐसी सिंहनी को जन्म नहीं दे पा रही जो कि नारी उत्थान करे। तो विशेष तौर पर विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता को 3 ही ऐसे कार्य दिए थे, परंतु वो तो कई अन्य कार्य करती चली गई। उन्होंने दिया था राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता, दूसरा दिया था उन्होंने नारी शिक्षा, नारी उत्थान, और तीसरी बात दी थी समाज कल्याण। पर प्रतिमा तो
भगिनी निवेदिता की आज भी देखकर वही दिखाती है कि उस समय पर भी वो संपूर्ण थी और आज भी वो सचित्र चित्र में भी वो संपूर्ण ही लगती है। कार्य ही है ना जो जयंती मनाते हैं। जन्म तो हम सब लेते हैं, हमने लिया, पर कर्म है जो जयंतियां मना देते हैं। आज वैसे एकता दिवस भी है, हमारे सामने लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल भी हैं जिनकी जयंती है, उनने भी बहुत कार्य किया इसलिए जयंती मन रही है। निवेदिता पर आते हैं। निवेदिता का जीवन और दर्शन। जीवन तो आपके सामने है ही, जन्म हुआ और जन्म के बाद वो भारत आई, भारत आकर उन्होंने अपने कर्म किए। कर्म में मुझे सबसे ज़्यादा निवेदिता में जो सशक्तता दिखाई दी वो सशक्तता ये थी कि जिसमें मनुष्य अपने शरीर स्वस्थ इनके मारे वह ढीला पड़ जाता है ना, निवेदिता ढीली नहीं पड़ी। ठंडे पर्यावरण में रहने वाली गर्म प्रदेश में आकर भी गुरु भक्ति का ऐसा रंग अंदर चढ़ा कि भक्त निवेदिता अपने मलेरिया, अपने बीमारी, अपनी कमजोरी, अपनी गर्मी, अपने किसी चीज को अपने सामने कमजोर बनाकर लाने में वो कभी भी इतनी कमजोर नहीं हुई। उनके सामने हर समय विवेकानंद के वो वाक्यांश कि आप कर्म करने के लिए हे वीर, वीर तो पहले ही कह दिया था ना, इसलिए हे वीर उन्हें याद होता था। तो हे वीर, तुम्हें अपने इस कर्म के लिए लाया गया है, मतलब आप ये कर्म करेंगे, ये है ही। निवेदिता इस बात को कभी नहीं भूली कि उसे क्या करना है। विवेकानंद ने एक ऐसे, माने उनकी भी दूरदर्शिता, एक ऐसे हीरे को तलाशा जो आज तक उनके कर्म, माने एक 3 बच्चों से शुरू हुआ बोसपाड़ा का, बंगाल कलकत्ता का वह शिक्षालय जहां अभी न जाने हजारों हजारों निवेदिताएं, उतनी तो सक्षम ना हो सकी पर वह शिक्षित होकर निकली और उनकी शिक्षा में यही रहा जैसा निवेदिता ने उन्हें सिखाया। निवेदिता ने केवल सिलाई कढ़ाई के माध्यम से भी शिक्षा दी, संस्कारों के माध्यम से भी शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान जो पुस्तकों से प्राप्त होता है उसे कैसे लिया जाए वो भी बताया। ये उनकी दूरदर्शिता थी कि जो नारी शिक्षा, इन शिक्षा के माध्यम से जो भारत का रंग आएगा और जो नारी शिक्षा के बाद में भारत आज का जो स्वरूप है, निसंदेह वह उसी का बढ़ता हुआ अंश ही तो है। जिस समय पर 3 विधवाओं को लेकर, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई और छोटी, ऐसे लोगों को भीख मांगकर निवेदिता लेकर आई थी, यह मांगकर कि आप इसे पढ़ने तो भेजिए, और घुटनों पर बैठ जाया करती थी। पिता के सामने घुटने पर बैठकर एक दीनहीन दुखियारी की तरह वो मांगती थी कि मुझे सेवा का अवसर दे। ऐसे सेवक मिलेंगे भला? ऐसी थी हमारी निवेदिता। तो निवेदिता से सीखें क्या क्या, निवेदिता थी कैसी, और निवेदिता को विवेकानंद ने इतने बड़े ब्रह्मांड में उन्हें ही चुना क्यों? ये सारी बातें प्रश्न तो पैदा करती हैं, प्रश्न भी उभारती है। उनका उत्तर यही था कि विवेकानंद भी एक दूरदर्शी, जैसे लॉरेन लॉरेन करके रामकृष्ण, नरेंद्र भी उच्चारण नहीं कर पाते थे और विवेकानंद को यही तो कहते थे न लॉरेन, और वो हंसते थे, अरे मेरा नाम तक सही से नहीं ले सकते हो, मुझे भगवान दिखाओगे? तो कहते थे हाँ, और जैसे ही उनके स्पर्श मात्र में ही विवेकानंद को दुनिया भी दिख गई, भगवान भी दिख गए, कर्म भी दिख गया, क्या करना है भी दिख गया। कष्टकारी, पूरा कष्ट से भरा हुआ मार्ग था पर स्वीकारा। और आज हम विवेकानंद की मानस पुत्री को याद कर रहे हैं, तो ऐसे दूरदर्शी विवेकानंद ने निवेदिता को चुना। निवेदिता का अर्थ समर्पण, समर्पित, ईश्वर को समर्पित कर दिया। ऐसा नाम मार्गरेट नोबल की जर्नी कहाँ तक आई? निवेदिता तक आई। ऐसी यात्रा निवेदिता के लिए सहज थी भला? नहीं, निवेदिता के लिए भी यह मार्ग बहुत कठिन था, क्षण क्षण मृत्यु जैसा ही कष्ट था। उसके बावजूद भी यदि किसी बात को करने की उसने ठान ली, यानी ऐसी शक्ति स्वरूपा भगिनी निवेदिता, अगर उसने उनसे सीखा जा सकता है कि अगर किसी बात को ठाना जाए तो इतने बड़े देश में भी
कुछ कार्य किया जा सकता है, जबकि हम सब अकेले कुछ नहीं कर सकते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यही तो हम कहते हैं हमें चाहिए साथ। पर एकदम अचानक विवेकानंद ने अपनी शिष्या को ऐसे छोड़ा कि जिस समय उनके सामने में क्या करे ये भी साफ दृष्टिगोचर नहीं होता था। आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय भगिनी निवेदिता के सामने उन कंधों पर कितने बड़े जिम्मेदारी की बात आई होगी। और एक आयरिश महिला भारतवर्ष में, जिसमें सही में सर ने कहा ना म्लेच्छ, मतलब जाति पाति छूत, इन सब का इतना ज़्यादा हमारे देश में उस समय पर प्रचलन था। और उस समय पर ये मुझे तो अचरज होता है और बहुत मैं भावुक हो जाती हूँ इनकी बातों को पढ़ते हुए। और मैंने इसी पर एक रिसर्च भी करा दिया है, एक बच्ची ने रिसर्च किया, बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है। ICHR ने उस पर पुस्तक छपवाने की भी बात की है। पर इस को जब हमने ये विषय रखा तो विशेषज्ञों ने ये कहा था कि उनका कार्य ही कितना है, मैडम इसके साथ समकालीन और महिलाओं को जोड़िए। तब मैं इस बात पर तर्क और लड़ाई नहीं कर पाई थी कि हाँ, निवेदिता के केवल शिक्षा को छोड़ के उस पर कोई कार्य नहीं हो सकता है, यह एक भ्रम है। पर आज मैं यहाँ खड़े होकर इस मंच से कह सकती हूँ कि निवेदिता के तो इतने आयाम हैं, वर्सटाइल है निवेदिता। निसंदेह उनके एक एक पक्ष पर कार्य हो सकता है। सामाजिक कल्याण पर ही करें, मानव कल्याण पर ही करें, शिक्षा पर कार्य करें, नारी उत्थान पर कार्य करें, राष्ट्रीय आंदोलन पर कार्य करें, विज्ञान में उनके योगदान पर काम करें, शिल्प कला के क्षेत्र में उनके योगदान पर काम करें, साहित्य में उनका क्या योगदान था इस पर काम करें, पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या योगदान है इस पर काम करें। ऐसी इतने ज्ञान से भरी पूरी निवेदिता को उस दिन तो यही कहा था कि इस पर मतलब मटेरियल नहीं मिलेगा मैडम, काम नहीं हो सकेगा। तो आप समकालीन अंग्रेजी और महिलाओं को इसके साथ जोड़ लीजिए। काम करते करते निवेदिता आश्चर्यचकित करती चली गई। यह करती चली गई कि आप समझें, मतलब मैं उनके दर्शन की बात कर रही हूँ तो मुझे यही लगता है राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्रांतिकारियों के साथ संपर्क, क्रांतिकारियों को उनने, जिसमें क्रांतिकारी में वो नाम जिसे महर्षि अरविंदो के नाम से जानते हैं, उनके पथ को क्रांतिकारी पथ से महर्षि की ओर भेज देने का, डाइवर्ट कर देने का कार्य करने वाली निवेदिता ही थी। माने वो जब जेल जाने को थे, कई पत्रिकाओं को जब वो छपवाते थे उसमें बहुत कुछ छपता था। जब वो जेल पे होते थे अरविंदो, तो उस समय पर निवेदिता ही उसके संपादन का कार्य करती थी। सोचने की बात है कि ऐसी निवेदिता को हमने जाना भी नहीं, जिसने हम अपने कर्म के माध्यम से, भारत को बढ़ाने के माध्यम से, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे भारत के ऐसे जन हैं, नेता, जन नेता हैं, जन कार्यकर्ता हैं, जिनके बारे में अगर आप जानें तो आप सही समय पर वह आपको भी एक गोल मिल जाएगा, जिसे करने के लिए आपको एक सिद्ध शक्ति मिल जाएगी, एक ऐसी सिद्ध शक्ति जिसको आप करना चाहते हैं। आप अगर गोल अभी से सेट करें तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। निवेदिता से ये सीख सकते हैं। आज ये मैंने है भी कि मैं आपसे ये बात भी कर सकती हूँ कि निवेदिता से आप सीख सकते हैं दृढ़ता, सीख सकते हैं सत्य पालन। सत्य तो एक ही होता है ना, झूठ के बड़े सारे स्वरूप है। झूठ पग पग एक, झूठ कई 100 झूठ कहलवाता है, एक सत्य दृढ़ खड़ा रखता है। तो एक सत्य निष्ठा थी वो, गुरु भक्ति की असीम माने पराकाष्ठा थी वो। मुझे तो उसके ऊंचे भक्ति का भाव भी नहीं दिखाई देता। ऐसी निवेदिता जो राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत थी। अगर उन्हें विवेकानंद ने यह सुझा दिया कि ये है भारत और इस भारत को आगे बढ़ाना है, उनने सिर्फ यही देखा, यही है भारत और सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना है। इसके आगे उनने कैसे, क्या, कैसे होगा ये काम, इसे स्थान नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन को ही अर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी प्रत्येक सांस, प्रत्येक खून की बूंद, यदि उनके पास कुछ थी, कभी कभी तो वो अपने स्कूल को चलाने के लिए, जिस स्कूल को उसने बोसपाड़ा में खोला था ना, उसको चलाने के लिए वो
आधा पेट भी रही, कभी कभी खाई ही नहीं। जो पढ़ा कर आती थी, जो भाषण देकर आती थी, जो लिखती थी, जो पैसा मिलता था वो स्कूल के उत्थान में लगा दिया। और कभी इस स्कूल को चलाने में बहुत मुश्किलें भी आई, तो इस मुश्किलों में भी वो डटी रही। केवल स्कूल चलाई ये भी नहीं किया, उन्होंने जगदीश चंद्र बसु को नोबेल जो मिल जाए उसका भी प्रयास किया। उनके विज्ञान को, जो एक गुलाम देश में एक ऐसा प्रखर वैज्ञानिक है और उसे केवल गुलाम देश का है बोल के उसका अनुसरण नहीं हो रहा, उसे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उसके लिए भी वो आगे बढ़ी। मैं कह रही हूं ना कि निवेदिता ने हर क्षण, हर चैप्टर में आश्चर्यचकित ही कराया। और कभी ऐसा लगता ना, आइंस्टीन ने कहा था कि महात्मा गांधी को देखकर ये कहा जाएगा, जब उसको दुनिया पढ़ेगी तो ये कहेगी ये हाड़ मांस का व्यक्ति वास्तव में था भी। आश्चर्य ही है ना, आश्चर्य का ही सूचक है ये। ऐसे ही मुझे लगता है कि निवेदिता के कर्म को देखकर, उसकी वर्सटैलिटी, उसके इतने सारी दिशाओं में एक समान कार्य, एक होता है कि विज्ञान है तो विज्ञान है भाई, साहित्य है तो साहित्य है, हम उतने ही तो है ना कि अगर हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते ही हैं, इसके अलावा हमारे और कोई गुण उतना उभर कर तो आते ही नहीं। और साथ ही हम सोचते भी नहीं कि मानव कल्याण में हम अपना ये और एक योगदान दे सकते, इतने में ही हम अपने को संपूर्ण मानते हैं। पर इन निवेदिता ने हर क्षण, हर कर्म में बिल्कुल प्रभावित किया, प्रेरित किया, जन कल्याण के लिए हमारे को भी कुछ बातें दे दी। ऐसी थी निवेदिता। और अगर हिमालय को देखती थी, बच्चों मेरी नज़र सिर्फ तुम पर जाती है कि हिमालय को भी देखती थी तो हिमालय से जैसे गोदी में उसके आ गई हूँ, और अपना हिमालय ऐसा लगता था उनको, मेरा हिमालय, मेरा भारत, मेरे भारतीय लोग, मैं भारत की। इस तरीके की भावना उन्होंने कैसे लाया होगा, कितना सोचा होगा, कितना वो अपनापन उनके भीतर होगा। ऐसी ममतामयी, ऐसी दृढ़ चरित्रा, ऐसी सत्यनिष्ठा, ऐसी साहित्य जगत की एक अच्छी लेखिका, एक अच्छी पत्रकारिता में दखल रखने वाली, भौतिक विज्ञान में रुचि रखने वाली, इतिहास में रुचि रखने वाली, दर्शन में रुचि रखने वाली, और जन कल्याण, मानव कल्याण में रुचि रखने वाली, शिक्षा को नए आयाम देने वाली, नारी कल्याण की तरफ बढ़कर उसे किस तरीके से उसको जगत के माने एक तुल्य, एक समान कर दे। ऐसे एक भारत श्रेष्ठ भारत को तो निवेदिता ने तब देख लिया था, जिसे अब मोदी जी कार्यक्रमों के माध्यम से हमें बार बार अन्य अन्य राज्यों को मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत पर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं तो निवेदिता को बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी शिक्षा, नारी उत्थान, शिल्प कला के उत्थान पर भी उनका कार्य है कि कलाकारों को उन्होंने प्रेरित किया। उनको बोला कि आप ऐसे कविताएं लिखें जिससे लोगों में आग लग जाए। उस समय राष्ट्र को गुलामी से बढ़ाना था, उसे हटाना था, स्वतंत्र भारत करना था, तो आप ऐसा लिखें जिससे सबके माने राष्ट्र के नवयुवक बिल्कुल हिल जाएं और वो प्रेरित हो जाएं कि वो उस जगह तक पहुंच जाए। पहला झंडे का भी निर्माण उन्होंने कर लिया था, माने एक राष्ट्र ध्वज, और उस पे कैसे ध्वज में कौन सा सिंबॉलिक रहेगा, इमेजिन। मतलब आप सोचें, ये तो गहराई है ना, तो गहराई से गंभीरता से गंभीर स्थान तक पहुंचकर भी उन्होंने भारत को अपने आगे रखा। ऐसी थी निवेदिता। मैं निवेदिता से कुछ सीख कर जाएं, अंत में यही कहूंगी कि विवेकानंद की मानस पुत्री, हम तो विवेकानंद से ही रोज सीख रहे हैं ना आप, रोज तो विवेकानंद से सीख रहे हैं। आते साथ नाम पढ़ते हैं, नाम ही पढ़ते साथ आप स्पंदित होते ही होंगे, आपके कुछ ना कुछ तो लगता होगा मन में कि विवेकानंद की इस माने हमारे विद्यालय का नाम ही है ये, तो हमको तो वैसे ही अंश मिल जाएगा। कुछ भाव तो हमारे ऐसे ही आ जा रहे हैं बिना काम के। तो उनकी मानस पुत्री निवेदिता से सीख कर आप जाएं। एक तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आप मेहनत करें कि आप एक गोल ऐसा सेट करें कि आपको अपने राज्य, अपने राष्ट्र और जिस भूमि पर आप रोज चलते हैं ना, सीना ही तो है वो, एक धरती माँ का सीना ही तो है।
इसी पे तो हम चलते हैं, हमारा पूरा भार, तो कुछ तो बनता है प्रेम उसके प्रति। ये प्रेम बहुत सशक्त भाव है, सब चीज समाहित है इस प्रेम में ही। एक प्रेम में ही सब आ जाता है, सत्य भी उसी में है, निष्ठा भी उसी में है, सत्यता भी उसी में है। प्रेम सब कुछ, मानव मानव के प्रेम से ही तो सब सुलझ गया सब कुछ। एक दूसरे से प्रेम ने तो कर दी ऊंच नीच की दीवार, कट हटा दिया ना सब कुछ। तो एक तरीके से हम इस महिला से जो विदेश की हुई, फिर भी देश में इतना देश को माना, तो एक बार मातृभूमि पर प्रेम, राष्ट्र भूमि पर प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत भारत के अगर सारे ही युवा, सारी ही युवती, सारे ही जन इस तरीके से भारत को सोचने लगे, तो भारत की जय हो कहे बिना कोई रह ही नहीं सकता, और कोई भी ऐसा, कोई भी समस्या भारत के सामने आ ही नहीं सकती। तो ऐसी सशक्त, ऐसी समृद्धशाली, ऐसी मेधावान, ऐसी ही कर्मठ, ऐसे अपने गुरु के प्रति पराकाष्ठा तक निष्ठा, ऐसी भगिनी निवेदिता को आज हम याद तो करेंगे ही, और साथ ही उन्हें नमन करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस सभा भवन से माता आपको कुछ ना कुछ दे ही दे। शारदा माई का नाम तो रोज ही लेते होंगे आप, आज निवेदिता से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको वो आशीर्वाद दे ही दे। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद। भाव से भरा अत्यंत प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए डॉक्टर शंपा चौबे मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुलपति, माननीय कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा मैम को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। भगिनी निवेदिता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस अद्भुत कार्यक्रम में मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपके सचिव ओम प्रकाश वर्मा सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम इतने स्तर का है और इतनी अच्छी बातें यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बांटने वाले हैं। आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर शंपा चौबे, कुमारी नम्रता वर्मा, हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर BK शर्मा सर, जिनको मैं बहुत पुराने समय से जानती हूँ, डॉक्टर मीता झा, डॉक्टर सोनकर, डॉक्टर समीर ठाकुर, यहाँ इस संस्थान में प्राचार्य द्वय बैठे हुए हैं, रश्मि पटेल जी और HD प्रसाद सर, सभी को की उपस्थिति को यहाँ मैं रेखांकित करते हुए और इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सब लोगों ने जो उपस्थिति दर्ज की है, मैं मानती हूँ कि आप सभी भाग्यशाली हैं। यहाँ आने के पूर्व मैं स्वयं बहुत ज़्यादा भगिनी निवेदिता के बारे में नहीं जानती थी। इस बात को स्वीकार करने में मुझे बिल्कुल भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो रहा है, इसे बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करती हूँ। पर यहाँ इतने सारे वक्तव्य सुनने के बाद एक बात तो मन में ये ठान ही ली है कि जिस जगह पर मैं बैठी हुई हूँ, जहाँ अक्सर महिला दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम मुझे भी आयोजित करने होते हैं और मैं भी जाती हूँ कई जगह मुख्य अतिथि बनकर इन कार्यक्रमों में, तो अपने विश्वविद्यालय में इस महिला दिवस पर जरूर भगिनी निवेदिता के ऊपर ही कार्यक्रम करवाऊंगी। ये मैंने एक निश्चय किया है कि आज 42 वर्ष तक शिक्षण जगत के साथ जुड़े रहने के बाद अगर मुझे उनके बारे में, उनके इतने सारे डायमेंशंस के बारे में नहीं पता था, तो आम लोगों को तो पता ही नहीं होगा, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर कहा जाए कि विदेशी महिलाएं, सशक्त महिलाओं में अगर अग्रिम पंक्ति पर किसी को बैठाना है तो निसंदेह भगिनी निवेदिता के अलावा और किसी का नाम वहाँ आ ही नहीं सकता। बहुत सारे अच्छे शब्दों में डॉक्टर OP वर्मा जी ने
उनके पूरे जीवन पर जितनी बखूबी प्रकाश डाला है, इतना धारा प्रवाह रूप से वो बोलते रहे, तो ऐसा लगता रहा कि सुन सकते हैं पूरा, और पूरा चित्रण जो था उनके जीवन का वो आंखों के सामने घूम रहा था। कुमारी नम्रता वर्मा जी की तो वाक्पटुता और उनकी भाषण शैली से शायद आप सभी कायल हो गए होंगे। जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जब यहाँ एक कॉलेज में प्राचार्य थी, वहाँ भी मैं एक कंपटीशन में भाग लेने आपके यहाँ आई थी। तब मैंने उनसे पूछा धीरे से कि वहाँ कुछ आप हासिल कर पाई थी, तो उन्होंने कहा फर्स्ट प्राइज़। तो प्रथम पुरस्कार की हमेशा हकदार रहने वाली नम्रता वर्मा जी की वाक्पटुता और उनकी भाषण शैली से आप सब प्रभावित हुए होंगे। भाषा पर उनकी जो पकड़ है वो शायद हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यद्यपि वो यहाँ पर सबसे छोटी हैं, पर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितनी अच्छी पकड़ उनकी अपनी भाषा पर है। डॉक्टर शंपा चौबे मेरी बहुत पूर्व परिचित हैं, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और शुरू से हम जानते हैं कि वो अपने विषय में बहुत पारंगत हैं और छात्र छात्राओं को बांध कर रखने की शैली भाषण में उनकी है। तो कुल मिलाकर आज जो कुछ हमने यहाँ पर सीखा, बार बार शायद उसको रिपीट करना उतना उचित नहीं होगा। बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था आज, मेरे लिए तो ब्रेनस्टॉर्मिंग था ही, क्योंकि मैं एक बिल्कुल नए पक्ष से जुड़ रही थी। भगिनी निवेदिता अभी तक केवल चित्र देखे थे और इतना जानती थी कि विवेकानंद जी की शिष्या रही हैं, पर जिस गति के उन्होंने काम किए हैं, जिस प्रकार के उनके काम किए हैं, तो निसंदेह सभी के लिए वो आज पूजनीय लग रही हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पूजनीय लग रही हैं। अपने देश के लिए कोई काम करता है तो हम शहीद कह देते हैं उसको। दूसरे किसी के देश में पहुंचकर और वहाँ के पूरे संस्कार अपना लेना और उसके लिए पूरी श्रद्धा के साथ उस काम में जुट जाना। और जैसा कि अभी कहा कि नारी शिक्षा में, नम्रता ने अभी कहा कि नारी शिक्षा में आज जैसे हम लोग अब अपने आप को बहुत बड़ा नाम समझने लगते हैं कि भाई महिला कुलपति हैं, या जो महिला पत्रकार बन जाती हैं, या जो महिला साइंटिस्ट बन जाती हैं, वो सोचने लग जाती हैं कि हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। आपको इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाली जो थी वो भगिनी निवेदिता थी, ऐसा नम्रता के भाषण से मुझे आज पता चला है कि नारी शिक्षा के लिए जितना काम उन्होंने किया। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो विद्यालय था जिसमें लोग पढ़ने जाया करते थे, वहाँ पर अधिकांश टीचर्स जो थे वो भगिनी निवेदिता के स्कूल से निकली हुई लड़कियां ही थी। मतलब उनको शिक्षिका बनाकर वहाँ तक पहुँचा दिया इतने रेप्यूटेड स्कूल्स में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बार उनसे कहा भी था, भगिनी निवेदिता से, कि मेरी बेटी को कम से कम इंग्लिश में शिक्षा दे दीजिए, क्योंकि आप तो अंग्रेज़ हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश जानती हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर अंग्रेज़ी में पढ़ाना होता तो फिर आयरलैंड में ही पढ़ा लेती या ब्रिटेन में पढ़ा लेती। यहाँ तो मैं आई हूँ तो मेरे स्कूल की पूरी शिक्षा भारतीय तरीके से चलेगी। आपकी जो प्रार्थना के रूप में वो जो यहाँ का राष्ट्र गीत गाया करती थी, वो वंदे मातरम जो उनके स्कूल में चला करता था, और साथ में अपनी बच्चियों को जो हिंदुओं मतलब सनातनी संस्कार उन्होंने दिए हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से हमारा महिला जगत ही नहीं, पूरे देश को उनका ऋणी होने की आवश्यकता है। तो इस अद्भुत कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और मुझे सिस्टर निवेदिता से इतनी गहराई से परिचित करवाने के लिए मैं सभी का यहाँ पर विशेष तौर पर डॉक्टर O.P. वर्मा सर का आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अब भविष्य में ये उम्मीद करूँगी या मैं सोच कर रखूँगी कि आपके सभी कार्यक्रमों को मुझे अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसको पढ़ने में जो कुछ आपके सामने लोगों ने 15 मिनट में कहा है ना, वो अगर आप स्वयं पढ़ेंगे तो 15 घंटे आप पढ़ेंगे, तब उसका जिस्ट आप 15 मिनट में निकाल पाएंगे। तो इतने कम शब्दों में इतने अच्छी तरीके से यहाँ पर लोग जो कहते हैं उसको पढ़ने में ही आपको कई घंटे और कई महीने लग सकते हैं। तो इतने अच्छे तरीके से सबको आपने इस महान व्यक्तित्व से परिचित कराया है, उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति मैम। अब मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रोफेसर डॉक्टर चंपा चौबे मैम को स्मृति चिन्ह भेंट करें। विवि के प्राचार्य हिरण्यदेव प्रसाद से अनुरोध करती हूँ कि वे कुमारी नम्रता वर्मा को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद ज्ञापन एवं सूचना प्रदान करने के लिए मैं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के सह निदेशक डॉक्टर राजेश दुबे को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर द्वारा भगिनी निवेदिता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस परिसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर अरुणा पल्टा जी, कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, वक्ता के रूप में आमंत्रित डॉक्टर चंपा चौबे जी, अध्यक्ष इतिहास विभाग शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर, कुमारी नम्रता वर्मा जी, अध्येत्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव एवं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को मैं भगिनी निवेदिता के जीवन चरित्र एवं उनके आदर्शों से हम सभी को अवगत कराने के लिए तथा उनके सारगर्भित एवं प्रेरणादायी वक्तव्यों के लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस परिसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के सम्माननीय प्राध्यापकगण, बाहर से आए हुए प्रबुद्ध श्रोतागण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित विवेकानंद विद्यापीठ परिवार के सदस्यगण, इन सभी के प्रति मैं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ सूचना मैं देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के पश्चात समस्त श्रोताओं के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था विवेकानंद विद्यापीठ परिसर में स्थित बीएड कॉलेज में की गई है। विवेकानंद विद्यापीठ के सभी छात्र अपने मेस में जाकर स्वल्पाहार ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।